हेलो बच्चों, विद्युत विभव तथा विभवांतर के बाद नहीं, हेलो बच्चों, विद्युत विभव तथा विभवांतर के बाद आज बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की परिकल्पना। अब आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या है। देखो बच्चों, आप ऐसा मान लो इन शॉर्ट अभी हाल फिलहाल, बाकी हम डीपी में भी पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है ई और जो होता है विभव, उसके मध्य संबंध होता है, एक क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना से हम प्राप्त कर सकते हैं किसको, विद्युत विभव को। तो इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, इसके सूत्र को हमें व्युत्पन्न करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेरिवेशन को रटना क्यों नहीं है वो ध्यान दीजिए। आपको मैंने कहा था हमेशा कि हेडिंग से आप क्या निकाला करो, साइंस निकालो फिर इसका, और कुछ नहीं है। देखिए हमें ई और वी के मध्य संबंध चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना। ई और वी के जो होते हैं बेसिक, जो होते हैं इनका मूलभूत जो आधार है उनका, वो अप्लाई कर दीजिए। कि वो कैसे दो कैसे करेंगे अपन। ई है, ई का अर्थ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, स्थिरावेश उत्पन्न करेगा। क्यों, तो हमने माना किसी बिंदु आवेश Q के द्वारा r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ पे E वेक्टर। और आपको पता है बिंदु P पे हमने माना E वेक्टर, तो ये हर तरफ होगा एक्चुअली में, क्योंकि आपको पता है धनावेश से बल रेखाएं क्या होती है, निकलती हैं, तो बल रेखाएं हर तरफ होंगी। पर हमने अध्ययन के लिए क्या माना है कि इस तरफ है। ठीक है, किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसके वजह से, धनावेश के वजह से। ये तो हो गया किसके बारे में, ई के बारे में। अब बात करते हैं वी। थोड़ा सा लास्ट वीडियो आपने अगर ढंग से देखा हो मेरा, आपको मैंने बताया था ये होता क्या है, W/Q। याद आया कुछ। एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो अनंत दूरी से हम ये मान के चले कि हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है Q0, उसको हम लेके आ रहे थे। याद आया कुछ। तो ये भी धनावेश है हमेशा, भाई हम पढ़ चुके हैं परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जैसे ही आवेश यहाँ बिंदु P तक आएगा तो दोनों के मध्य क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। हम कार्य कर रहे हैं, किसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश Q0 पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ से लेके आएंगे, अनंत दूरी से लेके आएंगे। तो देखिए कार्य की जो परिभाषा होती है ये आपने पढ़ रखी है। आमतौर पे क्या होता है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए 11th क्लास में आपको मैंने समझाया था कि W बराबर कितना होता है, F.R। अगर 3D में लेंगे तो क्या आएगा, R वेक्टर। याद आया कुछ। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान देना, इस फॉर्मूले को हमें लिखना होता है अल्पांश के रूप में। किस रूप में, अल्पांश के रूप में। यहाँ हम क्या लगाते हैं, डी लगा देते हैं, इधर भी हम क्या लगा देते हैं, डी। क्यों लगाते हैं, ध्यान दीजिए। आपको मैंने समझाया था 11th क्लास के अंदर कि जब कभी दो हमारे पास क्या हो, सीमाएं हो, निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो उसमें काम में क्या आता है, समाकलन काम में आता है। जैसे यहाँ से इस आवेश को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत दूरी से लेके आ रहे हैं। तो अनंत दूरी हमारे पास एक क्या हो गया, एक वो हो गया, आरंभिक स्थिति हो गई। और इस Q0 को हम कहाँ तक लेके आ सकते हैं, मैक्सिमम बिंदु P तक लेके आ सकते हैं। तो ये इस आवेश की क्या बन जाएगी, अंतिम स्थिति बन जाएगी। तो मेरे पास दो सीमा हुई, नहीं हुई, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें समाकलन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वो देखना, दोनों तरफ सीमाओं सहित, दोनों तरफ सीमाओं सहित समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ध्यान दो क्या आएगा, DW जो है यहाँ पे क्या देगा, समाकलन किसका, DW का। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, F वेक्टर है, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब देखो लिमिट्स कैसे लेंगे बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही ईजी है। ये आपको पता है DR अल्पांश है। ठीक है, तो आरंभिक स्थिति क्या अनंत है, वो कहाँ तक लेके आएंगे इसको, R दूरी तक, मतलब बिंदु P तक। और जो कार्य है न्यूनतम कितना होगा, 0, महत्तम कितना हो जाएगा, W। तो ये मेरे पास क्या बन गई, सीमाएं बन गई। अब आपको पता है जो बायां पक्ष है इसका उत्तर कितना आएगा, W आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब F वेक्टर की बात करते हैं। जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से, कि हम जब कार्य कर रहे हैं Q0 पे,
तो हम बल किस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ। भाई अगर इस मार्कर को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो मैं बल किस तरफ लगाऊंगा, इस तरफ ना, तभी तो आएगा ये। तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं। कैसे हैं, विपरीत दिशा में। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो विद्युत बल होता है वो आमतौर पे कितना होता है, ऐसा होता है। आप थोड़ा जाओ फ्लैशबैक में, आपको मैंने समझाया था ई वेक्टर बराबर कितना होता है, एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। याद आया कुछ? तो देखो एफ वेक्टर कितना बन जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई वेक्टर। तो देखिए पर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा उत्तर, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये ऋणात्मक चिन्ह दिखाएगा कि बल और विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। अब इस व्यंजक का मान आप कहाँ उपयोग करोगे, यहाँ पे उपयोग करोगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इस व्यंजक का मान आप यहाँ पे उपयोग लोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, माइनस का क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहाँ मेरे पास क्या रहेगा, अनंत से आर तक। अब देखिए क्यू नॉट गुणा में है तो डब्ल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। फिर देखिए मेरे पास क्या बनेगा, समाकलन किसका, अनंत से कहाँ तक, आर तक, माइनस का ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो विद्युत विभव की परिभाषा। तो बच्चों जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो उसको पक्का देखें। ठीक है, तो डब्ल्यू बटे क्यू नॉट आपको पता है क्या होता है, विभव होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, विभव की परिभाषा से बायां पक्ष का बन जाएगा अपने आप ही v बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस का v अनंत से r तक e वेक्टर डॉट r वेक्टर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान देना इस फॉर्मूले की जो भाषा है, ठीक है, वो क्या होती है, ध्यान देना। देखो यहाँ समाकलन किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन है। तो विस्थापन के स्थान पे हम कई बार लेते हैं dl वेक्टर। क्या लेते हैं, dl वेक्टर। क्यों लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तार है, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पे मुझे पहुंचना है, तो मैं लंबाई तय कर रहा हूँ एक प्रकार से। ठीक है, तो जो विस्थापन है इसको हम केवल लंबाई भी मानते हैं। और लंबाई किसकी होती है, रेखा की होती है। पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, पथ की लंबाई को हम शो किससे करते हैं, रेखा से शो करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो समाकलन हो रहा है इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल। भूल मत जाना आप। ठीक है, ये इसका बायां पक्ष है। और देखो बराबर में क्या आ रहा है, विभव आ रहा है। तो बस ध्यान रखो कि विभव हमेशा विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये मैथमेटिक्स की बात होती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कई गणना जो होती है फिर इसके अंदर आगे जाके आप पढ़ोगे फ्यूचर में, उसमें समाकलन थोड़ा सा टफ होता है। क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है बजाय इसके अवकलन के। अवकलन बहुत ही आसान होता है बजाय इसके समाकलन के। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं उनमें हम जब अध्ययन करते हैं तो आमतौर पे हम काम में क्या लेते हैं, अवकलन काम में लेते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किस रूप में, अवकलन के रूप में। ठीक है, वैसे आप भूल मत जाना ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पूरा हो चुका है वैसे। ठीक है, पर ये एवरेजी वे में आएगा, ध्यान देना। पॉइंट नंबर ए, अगर इस मैंने आपको ये बात बोली कि इस समीकरण का मैं अवकलन कर दूं दूरी r के सापेक्ष, तो ध्यान दो क्या आएगा, इस समीकरण का दोनों तरफ अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ध्यान देना, v से क्या बनेगा, dv बन जाएगा। और आपने पढ़ा था 11th क्लास में, याद करो कि समाकलन और अवकलन दोनों क्या है, विपरीत प्रक्रियाएं। तो हमेशा लाइफ में भूल मत जाना, समाकलन वाले पद का हम जब अवकलन करते हैं तो ये चिन्ह यहाँ से क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। तो क्या बनेगा, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है माइनस का, इससे हम क्या मानेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या आएगा, ए का मापांक बी का मापांक, ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पढ़ चुके हो। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, dv बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पद को एक सामान्य तौर पे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, dv बटे में dr, और यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, ऋणात्मक चिन्ह
ले लेंगे, ठीक है। बराबर कितना आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। बच्चों अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन देखो आपको मैंने हमेशा बोल रखा है कि फॉर्मूले को आप कैसे पढ़ा करो, भाषा के रूप में, इससे दिमाग में आपके फॉर्मूले फिट हो जाएंगे। तो देखिए डीवी बटे में डी आर है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना, विभव में परिवर्तन दूरी आर के सापेक्ष, मानते हो, ठीक है। मतलब बच्चों ये जो हमारे पास डीवी बटे डी आर होता है, एक प्रकार से ये है क्या, परिवर्तन की दर है। आपके 11th क्लास के नोट्स चेक करना, आपको मैंने समझाया था ये, इसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर। अब कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना, या तो आप इसको ऐसे पढ़ो, विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, या कैसे पढ़ोगे, विभव का अवकलन दूरी के सापेक्ष। बात क्या है, एक ही है, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों डी बटे डी आर को हम क्या बोलते हैं, पता लग गया, विभव में परिवर्तन की दर। अब देखो इसका अर्थ क्या है, ध्यान देना। अगेन जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर होती है आमतौर पे, ठीक है। मैं आपको डिमोलाइज नहीं कर रहा, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखना आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ एक बार, ध्यान दो। बच्चों देखो मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है, एक शब्द होता है प्रवणता। क्या होता है, प्रवणता, प्रवणता, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। आपको इंग्लिश के नाम थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आगे जाके कॉलेजों में, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रेड, GRAD, ठीक है। अब ध्यान दो, ये है क्या, आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखो, जब कभी कोई भी परिवर्तन की दर का मान क्या हो जाए, महत्तम हो जाए, क्या हो जाए, महत्तम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। मतलब महत्तम परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, महत्तम परिवर्तन की दर। अब देखो ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई ना, तो देखो वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा इसका अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, ये मेरे पास दर है, दर बराबर आ रही है किसके, दो पदों के, ई और कॉस थीटा के। ई तो एक सामान्य भौतिक राशि होगी, कोस थीटा का मान, महत्तम मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इस सूत्र में थीटा का मान मैंने कितना रख दिया, 0 डिग्री रख दिया, तो आपको पता है कॉस थीटा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जो कैसा होता है आमतौर पे मैक्सिमम होता है। तो ध्यान देना बच्चों, इस कोण को 0 मानने से वहाँ से क्या होता है, ई रह जाएगा ओनली एक पक्ष में, और क्या हो जाएगा, माइनस का dv बटे dr रह जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भूल मत जाना इस बात को, ठीक है। अब देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। बच्चों एक टर्म और होती है आपको थोड़ा चक्कर आ रहे होंगे ना, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स की टर्म तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। होता क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, ये जो d बटे dr होता है, d बटे dr, ठीक है, इसका संकेत होता है एक, क्या होता है, एक संकेत। उसे हम कैसे शो करते हैं, उल्टा त्रिभुज, ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो, क्या लगा देते हैं, एरो। इसका नाम होता है डेल संकारक। क्या होता है, डेल संकारक। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ। तो देखो बच्चों होता क्या है, आपने पढ़ा था 11th क्लास में आर वेक्टर क्या होता है, XI कैप, YJ कैप और ZK कैप। मतलब एक्स अक्ष के लिए आर का मान एक बार x होगा, y के लिए एक बार y अक्ष के लिए क्या होगा y, और एक बार क्या होगा z होगा। तो 3D बनता है x, y और z, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आपका जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम बनाया था मैंने अभी, ठीक है। तो अगर उसमें एक्स अक्ष लेंगे अपन, क्या लेंगे, एक्स अक्ष, तो हर तरफ क्या आएगा, dx, हर तरफ शुरू से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। अगर हम क्या लेते y अक्ष, तो हर बार क्या आता, dy। हम क्या लेते z एक्सिस, तो क्या आता, dz वेक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखो होता क्या है वो सुनना, d बटे d तो क्या संकेत बन गया, संकेत बन गया किसका, अवकलन का। अब देखो r एक बार क्या होगा, x होगा, तो क्या आएगा, d बटे dx। अब ये तो क्या दिखाएगा, मान दिखाएगा, पर वेक्टर फॉर्म में तो आगे क्या लगा दोगे, आई कैप लगा दोगे। फिर देखो एक बार r का मान क्या होगा, y होगा, तो d बटे में dy, दिशा क्या आएगी, j कैप। मतलब ये पद तो क्या शो करेगा, परिमाण फिर दिशा, परिमाण दिशा। फिर देखिए आगे क्या आएगा, नेक्स्ट d बटे dz, यहाँ पे क्या बन जाएगा, k कैप बन जाएगा।
तो भूल मत जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल संकारक बोलते हैं। ये प्रवणता के लिए काम आता है। क्या आता है, प्रवणता के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग जैसे आप बच्चों यहाँ पे करोगे, जरा गौर से देखना इस बात को। नेगेटिव है तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। डी बट्टे डी आर को हम क्या मान चुके हैं, डेल वेक्टर मान चुके हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल वेक्टर आएगा। v गुणा हो रहा है तो क्या आएगा, विभव। ठीक है, और e है तो हमें मेरे पास क्या आ जाएगा, e। पर देखो दायां पक्ष को मैंने किस में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ध्यान दो कि डेल संकारक को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। ये संकेत है इसका। ठीक है, तो देखो नेगेटिव है, नेगेटिव। डेल वेक्टर को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रेड। क्या बोलते हैं, ग्रेड मतलब प्रवणता। और जो विभव है वहाँ पे क्या जाएगा, v। तो क्या लिखेंगे अपन, ध्यान दो, ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेड v, या फिर ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल वेक्टर डॉट नहीं आएगा, सॉरी, डेल वेक्टर v। अब देखो इसका अर्थ क्या है, ध्यान दो, इसकी भी परिभाषा बनती है बच्चों, एक इसकी भी क्या बनती है, एक परिभाषा बनती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कैसे पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता की दर के बराबर होता है। मैंने लिखा है शॉर्ट में, इसको लिखो ना बराबर नोट्स के अंदर। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र बराबर आ रहा है किसके, नेगेटिव के। पर नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है, प्रवणता किसकी, विभव की। तो कैसे पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल। ठीक है, कैसे आते हैं ध्यान दीजिए। तो इसको लिखना आप नोट्स में पक्का इसके बाद। ठीक है, अब देखो ये अपन छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा अपन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में खूब बार आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। मान लो उसने कहा कि किसी माध्यम में जो विभव है वो हमें दे रखा है 6xyz। क्या दे रखा है, 6xyz वोल्ट। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए ई वेक्टर का मान, बोला उसने ऐसा नॉर्मल में। तो देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे, इसने v दे रखा है किस रूप में, xyz के रूप में। तो ये फॉर्मूला तो लागू हो नहीं सकता जहाँ पे xyz नहीं है। तो कौन सा लागू हो जाएगा, ये वाला। क्यों हो जाएगा, यहाँ डेल वेक्टर के देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x भी y भी और z भी आ रहा है। तो देखिए उत्तर में पहले तो आप ये लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मध्य संबंध कैसा होता है, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा रहेगा। फिर देखिए ई वेक्टर मेरे पास यहाँ पे है ही बाएं पक्ष में। फिर देखो क्या आएगा, माइनस का, तो मेरे पास क्या आया, माइनस का। डेल वेक्टर कैसा होता है, ये पूरा डेल वेक्टर होता है। गुणा में क्या रहा है, v। तो जरा दिमाग लगाओ, आपने पढ़ा था बीजगणित, अगर गुणा हो रहा है v तो v हर एक पद से क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, dv बटे dx आई कैप, dv बटे dy जे कैप, dv बटे dz इंटू में क्या, k कैप। ये फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा, यहाँ से आएगा नहीं आएगा। अब देखिए हमें न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल हमें कैसे करना है। ये v हमें जो दे रखा है इसको हर एक पद में रख दोगे आप। यहाँ पर भी कितना रख दोगे, 6xyz। बाद में अगली लाइन में यहाँ पर भी कितना आएगा, 6xyz, और यहाँ पर भी कितना रहेगा, 6xyz। ठीक है, अब देखो मैं डाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है। आप नेक्स्ट टाइम में इसको दोबारा लिखोगे और v का मान कितना रख दोगे हर बार, 6xyz। अब देखिए रट्टा क्यों नहीं मारना, ध्यान दो। नीचे क्या हो रहा है, अवकलन के सापेक्ष हो रहा है, एस एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पे ओनली x का अवकलन होगा, तो 6yz कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो 6yz बाहर रहेगा, तो क्या बनेगा, dx बाई dx गुणा में क्या, आई कैप। यहाँ देखिए यहाँ अवकलन जो हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है, y x के सापेक्ष हो रहा है, तो x का होगा y का होगा। तो 6xz यहाँ पे कितना रहेगा, जी कैप, प्लस जहाँ z x के सापेक्ष हो रहा है तो 6xy तो कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। ओनली अंदर कौन रहेगा, z रहेगा। तो क्या रहेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से।
ठीक है बच्चों, तो आपको ना थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ा सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स है तो उसमें आपको थोड़ा काम में लेना पड़ेगा। अब देखो इस सूत्र के बाद आपने पढ़ा था अवकलन का सूत्र। अब आप सोच रहे हो सर तो जान लोगे आप हैं, तो बच्चों क्या करें, तो हमारा मेन टॉपिक है। आगे देखिए, आपने पढ़ा था अवकलन का सूत्र। अवकलन में घात हमेशा कहाँ आती है, आगे आती है, और घात से एक क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों ज़रा गौर से देखना, इन सभी अवकलन की दरों में जो हमारे पास बन रहा है क्या, घात, वो कितनी है, एक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने एक बात मैंने लिखी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा dy/dy, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ देखो हर एक पद में क्या है, घात कितनी है, एक ही है। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बार, मान लीजिए इस पद के अनुसार यहाँ पे घात कितनी है, एक है, तो एक यहाँ पर भी आएगा और एक यहाँ पर भी आएगा, तो एक गुणा हो जाएगा किससे, s की पावर 0 से, उत्तर कितना आएगा, 1। अर्थात ये जो पद है इसका मान कितना आएगा, 1, इसका भी कितना आएगा, 1, इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस हमारा उत्तर आ गया। देखो कैसे, मैंने इसका 6yz आई कैप, 6xz के कैप और 6xy के कैप, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ई वेक्टर का फॉर्मूला बन गया। तो ये इस प्रकार से बच्चों हमने न्यूमेरिकल निकाले, ठीक है। तो मेरे पास किसका मान आ गया, v का मान हमें दिया हुआ था और e का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और आपको जो भी अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।